इसका आगाज करते हैं और आपकी स्क्रीन पर रहा ये सबसे पहला क्वेश्चन। तो सुनिए ध्यान से, पहला क्वेश्चन जो है आपकी स्क्रीन पे वो क्या है। पहला क्वेश्चन है कि भारत में महिलाओं के मानसिक स्वास्थ्य में सुधार के उद्देश्य और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा कौन सी योजना की शुरुआत की गई है। आपकी स्क्रीन पे 4 ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं। पहला है समर्थ पहल योजना, दूसरा दे रखा है स्त्री मनोरक्षा परियोजना, तीसरा है पुलिस मेरी दोस्त अभियान और चौथा है सुजलाम 2.0 अभियान। तो फटाफट बताइए कि सही उत्तर क्या होगा। जितना जल्दी हो सके जवाब देने का कष्ट करें और इसका जो सही आंसर जो होगा वो क्या होगा। तो इसका सही उत्तर होगा स्त्री मनोरक्षा परियोजना। एक्चुअली में ये परियोजना जो है ये किससे संबंधित है, तो आपको बता दूं कि ये एक्चुअली में किससे संबंधित है, उन महिलाओं से है। उन महिलाओं की सहायता के उद्देश्य से ये परियोजना स्टार्ट की गई है, यानी महिलाओं की सहायता के उद्देश्य से, उन महिलाओं की सहायता के उद्देश्य से, महिलाओं की सहायता के उद्देश्य से, इस सहायता के उद्देश्य से यह योजना क्या की गई है, प्रारंभ की गई है। यानी यहां हम बात करने के साथ स्त्री मनोरक्षा परियोजना जो है वो महिलाओं की सहायता के उद्देश्य से, यानी कौन सी महिलाएं जो घर में या अपन कह सकते हैं घर, समुदाय या कार्यस्थल पर यौन, शारीरिक या भावनात्मक रूप से क्या होती हैं, प्रताड़ित होती हैं, उन महिलाओं के लिए क्या की गई है, ये योजना शुरू की गई है। क्लियर है। यानी हमने क्या कहा कि साहब उन महिलाओं की सहायता के लिए जो घर, समुदाय और कार्यस्थल पर यौन, शारीरिक, मनोवैज्ञानिक, भावनात्मक और आर्थिक शोषण का क्या कर रही हैं, सामना कर रही हैं, उन महिलाओं के उद्देश्य से क्या की गई है, ये योजना शुरू की गई है। क्लियर है। इसके साथ साथ हम बात कर लेते हैं हल्की सी थोड़ी सी कि समर्थ परियोजना का, समर्थ पहल परियोजना जो है या समर्थ पहल जो योजना है एक्चुअली में इसका संबंध किससे है। तो देखिए ये महिलाओं को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने और इसके साथ साथ आत्मनिर्भर और स्वतंत्र होने का अवसर प्रदान करती है। यानी महिलाओं को आत्मनिर्भर और स्वतंत्र बनाने के उद्देश्य से ये योजना क्या की गई है, शुरुआत की गई है। पुलिस मेरी दोस्त अभियान जो है ये एक्चुअली मैं आपको बता दूं कि आपके राजस्थान सरकार द्वारा और राजस्थान पुलिस के माध्यम से ये डूंगरपुर जिले में इसका प्रारंभ हो चुका है। और इसमें क्या है कि वो लड़कियां जो थाने में किसी बात को लेकर, जैसे उनके साथ किसी प्रकार का कोई हादसा हो जाए या और कोई बात हो जाए, तो उस उद्देश्य से अगर वो वहाँ जाए तो अपनी बात को वो बेझिझक नहीं बोल पाती हैं। तो ये अभियान इसीलिए चलाया गया है कि वहाँ पर वो अपनी बात को बेझिझक और बेसंकोच क्या कर सकती हैं, पुलिस के सामने अपनी बातों को रख सकती हैं। इस पर्पज से क्या किया गया है, पुलिस मेरी दोस्त अभियान का क्या की गया है, शुरुआत की गई। यानी लड़कियों को पुलिस कार्य प्रणाली को समझाने, इसके साथ साथ अपन बात करते हैं कि उनके संकोच और झिझक को दूर करने, खुलकर अपनी बात रखने और नियमित संवाद के पर्पज से क्या किया गया है, इस योजना का प्रारंभ किया गया है। क्लियर है। यानी हमने क्या कहा कि पुलिस मेरी दोस्त अभियान जो है ये समझ में आया कि वहां जाकर लड़कियां पुलिस थाने में अपनी बात, अपने संवाद को अच्छी तरह से खुलकर क्या कर सकती हैं, रिप्रेजेंट कर सकती हैं, मतलब रख सकती हैं पुलिस के सामने। इसी पर्पज से क्या किया गया है, ये डूंगरपुर में शुरू किया गया है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन क्या है, तो सुनना ध्यान से। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा कि 108वीं इंडियन साइंस कांग्रेस का आयोजन कहां किया जाएगा। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, फटाफट जवाब देने का कष्ट करें। मैं देखता हूं कितना जल्दी आप लोग जवाब दे पाते हैं इसका। जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर, शेखावाटी दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय सीकर, महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर व मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इसका सही उत्तर जो होगा वो क्या होगा, मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर। देखो ध्यान से देखिए, कहां किया जाएगा, यानी हुआ नहीं अभी, किया जाएगा। तो एक्चुअली में इसका आयोजन जो होगा वो आप सभी को पता चल गया होगा कहां होगा। तो इसका आयोजन जो होगा वो उदयपुर में होगा। और कब होगा, तो 3 से 7 जनवरी। कब होगा, 3 से 7 जनवरी, 3 से 7 जनवरी 2023 में होगा। कब होगा, 3 से 7 जनवरी 2023 में क्या होगा, इसका आयोजन होगा। क्लियर है। इसके साथ साथ मैं एक चीज और कहना चाहूंगा कि एक्चुअली में इसमें विज्ञान से जुड़े विषयों पर चर्चा होगी। इस इंडियन साइंस कांग्रेस में क्या होगा, विज्ञान से जुड़े विषयों पर, विज्ञान से जुड़े विषयों पर क्या होगी, जुड़े विषयों पर क्या होगी, चर्चा होगी। विषयों पर क्या होगी, तो चर्चा होगी। क्लियर है।
इसका मेन पर्पज क्या है, विज्ञान से जुड़े विषयों पर क्या होगी, चर्चा होगी। और इसके साथ साथ बता दूं, इसमें देश और विदेश से आने वाले जो वैज्ञानिक होंगे वो विज्ञान की नवीन चुनौतियों और भविष्य की क्या करेंगे, संभावनाओं पर क्या करेंगे, बातचीत करेंगे। भविष्य में जो भी होंगे, विज्ञान की दृष्टिकोण से देखी जाए जो भी संभावनाएं इनको व्यक्त लगेंगी, उन पर क्या करेंगे, ये अपने विचार विमर्श करेंगे इस किसमें, 108वीं इंडियन साइंस कांग्रेस में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, सुनना ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स द्वारा 10,000 फीट की से ऊपर की ऊंचाई पर बनने वाली दुनिया की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग के रूप में किसे प्रमाणित किया गया है? तो क्या जवाहर सुरंग है, या अटल टनल है, या न्यू गुंजाओ टनल है, या लॉस्ट बर्ग बेस टनल है? फटाफट जवाब दीजिए, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। देखते हैं कितने स्टूडेंट्स का जल्दी से जवाब दे पाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बताइए फटाफट। तो इसका क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा अटल टनल। आपको बता दूं कि अटल टनल जो है ये 9.02 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर में है। क्लियर है। इसके साथ साथ मैं एक चीज और बता दूं कि ये एक्चुअली में कहां है, तो ये रोहतांग दर्रा, आपने ध्यान से सुना होगा, रोहतांग दर्रा जो है। और कहां है रोहतांग दर्रा, तो हिमाचल प्रदेश में है। और इसके साथ साथ आपको बता दूं कि ये मनाली टू लेह मार्ग को जोड़ती है, मनाली से लेह मार्ग को जोड़ती है, ये लेह मार्ग को जोड़ती है। कौन? अटल टनल को जोड़ती है। क्लियर है। इसके साथ साथ आपको बता दूं कि ये अटल टनल जो है, एक्चुअली में अटल टनल की हम बात कर रहे हैं, एक्चुअली में इस टनल का निर्माण किसने किया है, तो सीमा सड़क संगठन द्वारा। यानी इसका निर्माण आपसे पूछ ले तो किसके द्वारा किया गया है, तो सीमा सड़क संगठन द्वारा इसका निर्माण हुआ है। सीमा सड़क संगठन द्वारा क्या हुआ है, इसका निर्माण हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, सुनना ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, जेएनयू यूनिवर्सिटी की बात हो रही है, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय नई दिल्ली की पहली महिला कुलपति किसे नियुक्त किया गया है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, डॉक्टर रेणु सिंह, प्रोफेसर शांति श्री धुलीपुड़ी पंडित, गीता सामोता और सोनाली सिंह। फटाफट जवाब दीजिए। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल जवाब दीजिए फटाफट। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, प्रोफेसर शांति श्री धुलीपुड़ी पंडित हैं। क्लियर है। इसके साथ साथ आपको बता दूं कि डॉक्टर रेणु सिंह कौन है, तो डॉक्टर रेणु सिंह वन अनुसंधान संस्थान, और सभी को मालूम होगा वन अनुसंधान संस्थान कहां स्थित है, तो देहरादून। ये वन अनुसंधान संस्थान देहरादून के क्या बन के आई हैं, डायरेक्टर यानी निदेशक बनी हैं ये। इसके साथ साथ गीता सामोता कौन है, तो गीता सामोता ऑस्ट्रेलिया की सर्वोच्च चोटी पर क्या फहराया इसने, सर्वोच्च चोटी पर क्या फहराया है, तिरंगा फहराया है। क्लियर है, तिरंगा फहराया है इन्होंने। इसके साथ साथ एक चीज और बता दूं आपको कि गीता सामोता जो है वो एक्चुअली में कहां की रहने वाली है, तो सीकर राजस्थान की रहने वाली है। और सोनाली सिंह कौन है, तो ये भारत की नई महालेखा नियंत्रक बनी है। ये भारत की क्या बनी है, केंद्र सरकार ने व्यय विभाग का, यानी किसका, केंद्र सरकार द्वारा व्यय विभाग में नई महालेखा नियंत्रक किसे बनाया गया है, तो सोनाली सिंह को बनाया गया है। क्लियर है। इसके अलावा अपन बात करें अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, सुनना ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि हाल ही में भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण यानी IRDAI, इंडियन रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की बात हो रही है, का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, न्यायमूर्ति DN पटेल, जयंती घोष, इसके अलावा बात करूं मैं अश्विनी भाटिया या देवाशीष पांडा। फटाफट जवाब देने का कष्ट करें, और इसका सही जवाब जो होगा वो क्या होगा, तो देवाशीष पांडा होगा। इसका सही जवाब क्या होगा, देवाशीष पांडा। यस, पहला है न्यायमूर्ति DN पटेल। ये क्या है, दूरसंचार विवाद निपटान। क्या है ये, दूरसंचार विवाद निपटान, दूरसंचार विवाद निपटान और अपीलीय न्यायाधिकरण का अध्यक्ष, अपीलीय न्यायाधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। न्यायाधिकरण का अध्यक्ष बनाया गया है किनको, तो न्यायमूर्ति DN पटेल को बनाया गया है। जयंती घोष कौन है, तो आपको बता दूं कि संयुक्त राष्ट्र के उच्च
स्तरीय सलाहकार बोर्ड के सदस्य के रूप में, यानी इनको संयुक्त राष्ट्र में क्या किया गया है, उच्च स्तरीय सलाहकार बोर्ड सदस्य के रूप में इनकी नियुक्ति हुई है। और इनकी नियुक्ति किसने की है, तो यूएनओ के महासचिव एंटोनियो गुटेरस ने की है। इसके अलावा अश्विनी भाटिया, तो अश्विनी भाटिया भी किसी पद पे हैं, तो आपको बता दूं सेबी के सदस्य के रूप में नियुक्त हुए हैं, सेबी के सदस्य के रूप में। सेबी जानते हो ना, भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड की बात कर रहे हैं अपन। भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड के सदस्य के रूप में इनकी क्या हुई है, नियुक्ति हुई है। तो ये आपके सामने 5वां क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, सुनना ध्यान से। केंद्र सरकार द्वारा 12 फरवरी 2022 को कौन सी योजना, तो याद रखना है स्माइली स्कीम, स्माइली योजना जो है उसका संबंध किन से है। 4 ऑप्शन आपके सामने है। क्या भिक्षुकों एवं ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के पुनर्वास से है, या महिला स्वयं सहायता समूह की आर्थिक मदद से, या फिर बालिकाओं हेतु उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति से, या फिर वंचित वर्गों के कौशल विकास से। फटाफट जवाब दीजिए, इसका सही जवाब क्या होगा। देखते हैं कितने लोग इसका सही जवाब देते हैं, और ये होगा इसका राइट आंसर। क्या होगा, भिक्षुकों एवं ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के पुनर्वास से। आपको बता दूं कि स्माइली योजना जो है, इसके अलावा मैं चर्चा कर रहा हूं स्माइली योजना, एक्चुअली में ये योजना किस विभाग द्वारा लाई गई है, केंद्र सरकार की योजना। सबसे पहले तो ये याद रखना, किसकी योजना है, ये केंद्र सरकार की योजना है। और ये स्माइली योजना जो है ये एक्चुअली में किसकी है, तो सामाजिक एवं न्यायिक अधिकारिता विभाग द्वारा शुरू की गई है। सामाजिक एवं न्यायिक अधिकारिता विभाग द्वारा शुरू की गई है, यह याद रखना। इसके अलावा आपको बता दूं कि एक ऐसी ही योजना, यहां अपन कह सकते हैं एक्स्ट्रा में, ये अपन कह सकते हैं कि ऐसी ही एक योजना, कौन सी, स्माइल योजना जो है वो अपने राजस्थान सरकार ने भी शुरू की थी, राजस्थान सरकार द्वारा शुरू की गई थी। और राजस्थान सरकार में शिक्षा मंत्री जी ने ये योजना शुरू की थी। और क्यों की थी, क्योंकि इसमें कोविड के दौरान क्या था, घर बैठे जितने भी विद्यार्थी थे उनकी स्कूली शिक्षा जो है वो कहीं ना कहीं बाधित ना हो, इसके लिए क्या किया गया था, एक स्माइल योजना शुरू की गई थी, जिसके तहत व्हाट्सएप ग्रुप पे क्या किया गया था, व्हाट्सएप ग्रुप पर इस योजना के तहत क्या किया गया था कि 5-5 मिनट के क्या किए गए थे, वीडियो भेजे गए थे। और इसके साथ साथ स्टडी से संबंधित वीडियो और इसके साथ साथ ई कंटेंट उनको भेजा गया था, इस योजना के तहत उनके व्हाट्सएप ग्रुप पर भेजा गया था। और ये राजस्थान सरकार द्वारा जो ये योजना जिनकी हम चर्चा कर रहे हैं, एक्चुअली मैं आपको बता दूं कि ये राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद ने ये प्रोग्राम शुरू किया था। किसने किया था, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद ने, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद ने ये क्या किया गया था, ये प्रोग्राम शुरू किया था, परिषद द्वारा ये प्रोग्राम शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, सुनना ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि भारतीय सेना और जापानी ग्राउंड सेल्फ डिफेंस फोर्स के माध्यम से वार्षिक संयुक्त सैन्य अभ्यास जो है उसका नाम क्या है। फटाफट आपको जवाब देना है, देखते हैं कितने स्टूडेंट जवाब दे पाते हैं। पहला है धर्म गार्जियन 2022 एंड कोल्ड रिस्पॉन्स 2022, लामितीय 2022 एंड मिलन 2022। देखते हैं कितने लोग जवाब दे पाते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, धर्म गार्जियन। देखिए, भारतीय सेना और जापानी ग्राउंड सेल्फ डिफेंस फोर्स, ये एक्चुअली में हुआ कहां था आपको बता दूं, तो ये बेलगांव में हुआ था। कहां हुआ था, ये बेलगांव कर्नाटक में हुआ था दोस्तों। कहां हुआ, बेलगांव कर्नाटक में क्या हुआ था, ये हुआ था। अच्छा, ये 3 और दे रखे हैं, तो इसका भी संबंध कहीं ना कहीं किसी ना किसी से है, तो बिल्कुल है साहब। ये एक्चुअली में आपको बता दूं कि ये नॉर्वे में हुआ था। ये कहां हुआ था, ये नॉर्वे में हुआ था। और लामितीय 2022 जो हुआ है, ये एक्चुअली में भारतीय सेना और सेशेल्स के मध्य हुआ था। ये किसके मध्य, भारतीय सेना और सेशेल्स के मध्य, भारतीय सेना व सेशेल्स के मध्य, और ये सेशेल्स में ही हुआ था, सेशेल्स के मध्य। और मिलन 2022 जो हुआ है, ये एक्चुअली में भारतीय नौसेना का बहुपक्षीय अभ्यास है।
भारतीय नौसेना का बहुपक्षीय अभ्यास है। अच्छा, आपको मालूम है कि ये कहां हुआ? तो ये विशाखापत्तनम में हुआ। कहां हुआ ये? तो ये विशाखापत्तनम में हुआ। और आपको बता दूं कि मिलन जो है वो 2 चरणों में हुआ था। एक तो बंदरगाह चरण था और दूसरा था समुद्री चरण। दूसरा कौन सा था? तो समुद्री चरण था। ये 2 चरणों में पूरा किया गया है। क्लियर है? इसके अलावा अपन बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है कि 10 फरवरी 2022 से भारत के कितने राज्यों में 10 फरवरी 2022 को चुनाव शुरू हुए थे? और पूछना चाह रहा है कि 10 फरवरी 2022 से भारत के कितने राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए? यस, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पे है। 10 फरवरी 2022 से भारत के कितने राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए जिनके परिणाम 10 मार्च 2022 को आए? तो कितने राज्य हैं? क्या 6 में हुए, 5 में हुए, 9 में हुए या 4 में हुए? फटाफट जवाब दीजिए और इसका सही उत्तर देखते हैं कितने लोग दे पाते हैं। बिल्कुल, इसका राइट आंसर क्या होगा? 5। आपको मालूम है कि वो 5 राज्य कौन कौन से हैं जहां पे ये चुनाव हुए थे? 5 राज्य की बात करें अपन। देखिए, पहला कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश राज्य है। पहला कौन सा राज्य है? तो उत्तर प्रदेश राज्य है। हम बात करें कि साहब दूसरा राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश के बाद अगर अपन बात करें दूसरा राज्य तो वो है उत्तराखंड राज्य। उत्तराखंड के बाद में अगर पूछा कोई तो कौन सा है? तो पंजाब। और पंजाब के बाद में कौन सा है? तो अपन बात करें मणिपुर। और मणिपुर के बाद बात करें अपन कौन सा है? तो गोवा। एक तो इनमें आप सभी को विधानसभा सीटें याद होनी चाहिए कि कौन से राज्य में कितनी विधानसभा सीटें हैं। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि उत्तर प्रदेश में कितनी है? तो 403 है। उत्तराखंड में कितनी है? तो उत्तराखंड में 70 हैं। पंजाब में 117 हैं। मणिपुर में कितनी है? 60 हैं। और गोवा में कितनी है? 40 हैं। बस ये याद रखना। और इसके अलावा अपन कहें कि साहब इनमें पार्टियां किसकी हैं चुनाव? तो इसमें देखिए बीजेपी आई है चुनाव जीतकर। इसमें भी कौन आई है? तो बीजेपी चुनाव जीतकर आई है। इसमें कौन आई है? तो आम आदमी पार्टी चुनाव जीत के आई है। इसमें कौन आई है? तो बीजेपी चुनाव जीत के आई है। और इसमें भी कौन आई है? तो बीजेपी चुनाव जीत के आई है। ये याद रखना। इसके अलावा आपको बता दूं कि यहाँ के सीएम अगर आपसे पूछ लें तो इसमें कौन बने हैं मुख्यमंत्री? तो योगी आदित्यनाथ यहाँ के सीएम बने हैं। योगी आदित्यनाथ बने हैं। उत्तराखंड में कौन बने हैं? तो उत्तराखंड की बात करें अपन तो उत्तराखंड में जो सीएम बनाए गए हैं वो पुष्कर सिंह धामी बने हैं। उत्तराखंड में कौन बने हैं? तो पुष्कर सिंह धामी बने हैं। पुष्कर सिंह धामी बने हैं। इसके अलावा पंजाब में बताने की जरूरत नहीं होगी जहां तक मुझे ज्ञात है, क्योंकि भगवंत मान बने हैं। इसके अलावा बात करें अपन मणिपुर में कौन बने हैं? तो एन बीरेन सिंह। एंड गोवा में कौन बने हैं? तो प्रमोद सावंत बने हैं। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? सुनना ध्यान से। अगला क्वेश्चन कहता है कि राजस्थान के ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। राजस्थान के 25,000 आंगनबाड़ी केंद्रों को नंदघर के रूप में विकसित करने हेतु एक एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए हैं। यह एमओयू किनके मध्य किया गया है? महिला एवं बाल विकास विभाग और वेदांता समूह के मध्य, महिला एवं बाल विकास विभाग और रिलायंस फाउंडेशन के मध्य, महिला एवं बाल विकास विभाग और मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के मध्य, और महिला एवं बाल विकास और आदित्य बिरला फाउंडेशन के मध्य। देखते हैं कितने स्टूडेंट्स का जवाब दे पाते हैं। फटाफट जवाब देने का कष्ट करें। देखते हैं कितने स्टूडेंट्स का जवाब दे पाते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? महिला एवं बाल विकास और वेदांता समूह के मध्य। आपको बता दूं कि वेदांता समूह जो है वो अनिल अग्रवाल फाउंडेशन के सहयोग से है। अनिल अग्रवाल फाउंडेशन द्वारा। क्लियर है? अच्छा, एक्चुअली मैं आपको ये भी बता दूं कि ये जो नंदघर जो बनाने के रूप में विकसित करने की जो बात की गई है, ये राज्य के 13 जिलों में 1300 से अधिक आंगनबाड़ी केंद्र नंदघर के रूप में विकसित हो चुके हैं। आपको बता दूं कि राजस्थान में 13 जिलों में 1300 से अधिक नंदघर विकसित हो चुके हैं। आपके जानकारी के लिए बता दूं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? सुनना ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि निम्न को सुमेलित कीजिए। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है। तो फटाफट देखिए कौन से का संबंध कौन सा है। आप फटाफट देखिए, जवाब देने का कष्ट कीजिए।
तो देखिए पहला कौन सा है, तो दुस्तलिक। दुस्तलिक का संबंध क्या इनमें से किसके साथ है, तो आपको बता दूं कि दुस्तलिक जो है ये भारत और उज्बेकिस्तान के मध्य हुआ था। ये जो हुआ है ये भारत और उज्बेकिस्तान के मध्य हुआ है और यांग्यारिक में हुआ था ये, यानी उज्बेकिस्तान में एक जगह पड़ती है यांग्यारिक, ये यहां हुआ था। इसके अलावा देखिए अब पहला ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप देख सकते हो कि दो, तो दो में आप देखो कहां है, ए में 2 है और सी में 2 है, इसका मतलब ये तो दोनों कट ही कर दो, ये दोनों तो कट ही कर दो। अब उत्तर होगा वो इनमें ए और सी में से होगा। दूसरा है स्लिनेक्स। स्लिनेक्स का संबंध किससे है ये देखिए, तो स्लिनेक्स का संबंध किससे है, तो स्लिनेक्स जो है वो भारत और श्रीलंका के मध्य है। किसके मध्य है, भारत और श्रीलंका के मध्य हुआ है। और ये आपको बता दूं कहां हुआ है, तो भारत में विशाखापत्तनम में हुआ। कहां हुआ है ये, तो विशाखापत्तनम में हुआ है। अब मेरे हिसाब से जवाब आसानी से मिल गया होगा क्योंकि बी में एक नहीं है, ये देखिए कहां है, सी में जाके, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ये होगा, ये कट जाएगा। और ये इससे संबंधित है और ईस्टर्न ब्रिज के है भारत और ओमान के मध्य, और सुरक्षा कवच 2 जो है भारतीय सेना अग्निबाज डिवीजन और महाराष्ट्र पुलिस के मध्य हुआ है। तो राइट आंसर मिल गया होगा आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 11, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चनों में शामिल अपन कर रहे हैं क्योंकि ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि इसी की तर्ज पे कुछ योजनाएं अपने यहां पे भी चलती हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर किस राज्य ने कौशल्या मातृत्व योजना की शुरुआत की? क्या राजस्थान में हुई, क्या छत्तीसगढ़ में हुई, क्या तमिलनाडु में हुई, या गुजरात में हुई? तो आपके जानकारी के लिए बता दूं कि पहले तो इसका जवाब देने का कष्ट करें फटाफट, क्या होगा, तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा छत्तीसगढ़। आपको बता दूं कि छत्तीसगढ़ सरकार जो है, छत्तीसगढ़ सरकार ने क्या किया है, तो छत्तीसगढ़ सरकार ने दूसरी पुत्री के जन्म पर महिलाओं को 5,000 रुपए की आर्थिक सहायता, 5,000 रुपए की क्या आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। क्या इसी तर्ज पर क्या राजस्थान में भी कोई योजना है? बिल्कुल है साहब, राजस्थान में एक योजना है। कौन सी है? इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना। और इस योजना के तहत आपको बता दूं कि राजस्थान सरकार जो है वो क्या कर रही है, तो राजस्थान सरकार दूसरी पुत्री के जन्म पर कितने दे रही है, तो दूसरी पुत्री के जन्म पर 6,000 रुपए महिला को क्या दे रही है, सहायता राशि दे रही है। क्लियर है। और ये राजस्थान में जो हुई है ये योजना, ये 19 नवंबर 2020 को श्रीमती इंदिरा गांधी जी की 103वीं पुण्यतिथि पर क्या की गई थी, शुरू की गई थी। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, सुनना ध्यान से। अगला क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में किस राज्य में महिला स्वामित्व वाला देश का पहला औद्योगिक पार्क खोला गया है? यानी अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य में महिला स्वामित्व वाला देश का पहला औद्योगिक पार्क खोला गया है? 4 ऑप्शन है, जयपुर राजस्थान, हैदराबाद तेलंगाना, चेन्नई तमिलनाडु और गुरुग्राम हरियाणा। तो बताइए क्या होगा इसका सही उत्तर। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो क्या होगा, हैदराबाद तेलंगाना। कौन सा है? हैदराबाद तेलंगाना। एक्चुअली में ये पाटन चेरू के निकट सुल्तानपुर में किया गया है। कहां किया गया है, तो पाटन चेरू के निकट सुल्तानपुर में और कब किया गया है, तो ये अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य पे किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य पर, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। क्लियर है। यानी 8 मार्च 2022 को किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, सुना ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है कि राज्य सरकार की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और चुप्पी तोड़ो जैसी प्राथमिकताओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए शक्ति अभियान। देखो क्वेश्चन को यहां से है कि शक्ति अभियान जो है वो किस जिले द्वारा चलाया जा रहा है। 4 ऑप्शन है, अजमेर, बीकानेर, झुंझुनू, जोधपुर। तो बताइए सबसे पहले देखिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो है यानी BBBP
बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत जो है वो 22 जनवरी 2015 को पानीपत हरियाणा से हुई थी। पानीपत हरियाणा से हुई थी, ये याद रख लेना। ओके, और इसी को के तहत अपन बात करें कि चुप्पी तोड़ो जैसी प्राथमिकताओं को प्रभावी के लिए शक्ति अभियान किस जिले से चलाया जा रहा है, तो किस जिले से चलाया जा रहा है, बीकानेर जिले से चलाया जा रहा है, याद रखना। एक्चुअली में क्या है, तो ये क्या है चुप्पी, अपन शक्ति अभियान की बात करें तो क्या है, तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इसमें देखो विशेष पर्पस क्या है। एक तो ये है कि साहब बीकानेर को एनीमिया मुक्त बनाना है। एक तो क्या है, बीकानेर को एनीमिया मुक्त बनाना है, एनीमिया मुक्त बनाना। दूसरा अपन कह सकते हैं और भी कोई है क्या, हाँ जी, बेटी के जन्म को उत्सव की तरह मनाना है, उत्सव की तरह मनाना, ये इसका मेन पर्पज है। शक्ति अभियान जो है वो उसमें मेन पर्पज ये है कि बेटी के जन्म को उत्सव की तरह मनाना है। और आपको बता दूं कि इसमें जब बेटी का जन्म होगा, बीकानेर में ये अभियान शुरू किया गया है, इसमें बेटी का जब जन्म होगा तो बेटी का जो जन्म हो रहा है तो उसकी मां को सहजन फली का पौधा दिया जाएगा, सहजन फली का पौधा। और इसके साथ साथ इस मां को जिला कलेक्टर द्वारा हस्ताक्षर युक्त संदेश भी दिया जाएगा। हस्ताक्षर युक्त क्या दिया जाएगा, एक अपन कह सकते हैं कि शुभकामना संदेश कह सकते हैं इसको, संदेश नहीं कह के अपन कह सकते हैं कि शुभकामना संदेश दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा, शुभकामना संदेश दिया जाएगा। यानी अपन कह सकते हैं बेटी की मां को जिला कलेक्टर द्वारा हस्ताक्षर युक्त शुभकामना संदेश दिया जाएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाँ, एक चीज और याद रख लेना कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान में राजस्थान में ब्रांड एम्बेसडर, राजस्थान में, ये इंपॉर्टेंट है, राजस्थान में ब्रांड एम्बेसडर कोई है तो वो कौन है, तो अवनी लेखरा है, ये याद रख लेना, अवनी लेखरा है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि देश का पहला चाइल्ड बजट, क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि देश का पहला चाइल्ड बजट पेश करने वाला राज्य कौन सा है, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, नागालैंड, उत्तर प्रदेश। तो फटाफट जवाब दीजिए, कितने लोग इसका जवाब दे पाते हैं, या उत्तर प्रदेश क्या होगा, तो इसका सही उत्तर होगा मध्य प्रदेश। आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश जो है, मध्य प्रदेश सरकार में जो वित्त मंत्री हैं और जगदीश देवड़ा जी जो हैं, मध्य प्रदेश सरकार में एमपी सरकार के वित्त मंत्री, एमपी सरकार में वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा जी जो है, जगदीश देवड़ा जी ने 2022-23 का बजट पेश किया है। 2022-23 का क्या किया है, बजट पेश किया है। और बजट में क्या किया है, बच्चों के लिए अलग से इन्होंने बजट पेश किया है। उससे क्या होगा, तो उसमें बच्चों के शैक्षणिक, सामाजिक और भावनात्मक और शारीरिक विकास पर ध्यान देना जरूरी बताया है। यानी इस बजट में क्या होगा, तो इस बजट में बच्चों के शैक्षणिक, भावनात्मक और विकास कार्यों पर खर्च होगा। इसके अलावा आपको बता दूं कि देखो 3 ऑप्शन और भी हैं। तो इसमें अपन बात करें तो उत्तर प्रदेश पेपरलेस बजट पारित करने वाला, पेपरलेस बजट पारित करने वाला पहला राज्य, और इसके साथ साथ नागालैंड जो है वो आपको बता दूं कि पेपरलेस विधानसभा है, और वो भी भारत की प्रथम विधानसभा है, जिसको अपन ई विधानसभा कह सकते हैं। ई विधानसभा ये पहली है, नागालैंड भारत की पहली ई विधानसभा है, यानी पेपरलेस विधानसभा है। इसके अलावा बात करें अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है कि हाल ही में भारतीय बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष के रूप में किसे निर्विरोध निर्वाचित किया गया है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। हेमंत बिश्वा शर्मा है, माधवी पुरी बुच हैं, एम जगदीश कुमार हैं, या फिर जी अशोक कुमार हैं।
देखिए फटाफट जवाब दीजिए, सही उत्तर क्या होगा अभी चेक करते हैं। तो बताइए, तो इसका राइट आंसर होगा डॉक्टर हेमंत बिस्वा शर्मा। आपको बता दूं कि हेमंत बिस्वा शर्मा वर्तमान में असम के मुख्यमंत्री हैं, असम के चीफ मिनिस्टर हैं, और ये किसके, भारतीय बैडमिंटन संघ के जो अध्यक्ष चुने गए हैं वो 2022 से 2025 तक चुने गए हैं। माधवीपुरी बुच कौन है? तो देखिए माधवीपुरी बुच जो हैं ये सेबी के अध्यक्ष नियुक्त हुई हैं अभी हाल ही में। किसकी हुई हैं? सेबी की अध्यक्ष नियुक्त हुई हैं, सेबी के अध्यक्ष हैं। इसके अलावा बताएं अपन कि एम जगदीश कुमार कौन है? तो ये यूजीसी के अध्यक्ष बने हैं। यूजीसी जानते हो ना, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, जिसको आप कहते हैं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष चुने गए हैं। और जी अशोक कुमार कौन हैं? तो राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक हैं। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, सुनना ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि युद्धग्रस्त यूक्रेन से भारतीयों की वापसी के लिए भारत सरकार ने कौन सी अभियान की शुरुआत की है, कौन सा अभियान चलाया था या कौन सा अभियान शुरू किया था? तो आपको बताना है कि कौन सा अभियान है। क्या ऑपरेशन देवी शक्ति है, या ऑपरेशन गंगा है, या ऑपरेशन 3 स्टार है, या ऑपरेशन अक्ष है? ये आपको जवाब देना है। तो क्या होगा इसका सही उत्तर? देखिए तो इसका राइट आंसर होगा ऑपरेशन गंगा। क्या होगा इसका? ऑपरेशन गंगा। देखिए ऑपरेशन गंगा चलाकर क्या किया गया था, यूक्रेन से भारतीय नागरिकों को, कितने भारतीय नागरिकों को? तो आपको बता दूं भारतीय नागरिक जो हैं वो कितने थे? तो 23,000 भारतीय नागरिकों को क्या किया गया था, हिंदुस्तान लाया गया था। इसके साथ साथ इसमें भारतीयों के अलावा इस ऑपरेशन के तहत 18 देशों के 147 विदेशी नागरिकों को भी क्या किया गया था, सुरक्षित भारत लाया गया था। नागरिकों को क्या किया गया था, इन सभी को सुरक्षित क्या लाया गया था, हिंदुस्तान की सरजमी पर लाया गया था। कौन से ऑपरेशन के तहत? ऑपरेशन गंगा के तहत। ऑपरेशन देवी शक्ति जो है ये आपको बता दूं कि ये अफगानिस्तान से रिलेटेड है, और अफगानिस्तान में 110 भारतीयों को क्या किया गया था, भारतीयों को स्पेशल फ्लाइट से क्या किया गया था, सुरक्षित लाया गया था। ठीक है, ये अफगानिस्तान में हुआ था, तो उससे संबंधित है ऑपरेशन देवी शक्ति, जिसमें 110 भारतीयों को लाया गया था। और ऑपरेशन गंगा में भारतीय नागरिकों को 23,000 और 18 देशों के 147 विदेशी नागरिकों को हिंदुस्तान की सरजमी पर लाया गया। ऑपरेशन 3 स्टार का जो संबंध है वो अफजल गुरु से है, मोहम्मद अफजल गुरु से है। और मोहम्मद अफजल गुरु संसद हमले के मुख्य आरोपी थे, जिनको इसके तहत क्या हुई थी, फांसी हुई थी। और ये फांसी 9 फरवरी 2013 को हुई थी अफजल गुरु को। ऑपरेशन एक्स का संबंध कसाब से है, जो कसाब जो 26/11 हमले के, देखो अफजल गुरु तो संसद हमले के आरोपी हैं, संसद हमले के आरोपी। और इसके अलावा कसाब जो हैं ये 26/11 हमले के आरोपी हैं, 26/11 हमले के आरोपी हैं। ओके, आपकी जानकारी के लिए बता दूं। और इनको फांसी जो हुई थी वो ऑपरेशन अक्स के तहत कब हुई थी, तो 21 नवंबर 2012 को फांसी हुई थी। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, सुनना ध्यान से। अगला क्वेश्चन 17 नंबर कहता है कि पश्चिमी सीमा के किन जिलों में सीमा पार जासूसी रोकने के लिए राजस्थान पुलिस द्वारा ऑपरेशन सरहद अभियान चलाया जा रहा है? तो फटाफट जवाब दीजिए क्या होगा। 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पे हैं, बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, बीकानेर, जैसलमेर। तो सही उत्तर क्या होगा, तो देखिए बाड़मेर, जैसलमेर। इसका सही उत्तर क्या होगा, बाड़मेर, जैसलमेर। और ये अभियान जो है आपको बता दूं ये 3 चरणों में, कितने चरणों में, ये 3 चरणों में शुरू किया, 3 चरणों में शुरू हुआ है। यहां अपन एक चीज और कह सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बीएसएफ द्वारा ऑपरेशन शरद हवा चलाया जाता है हमेशा। यानी अपन यहां नोट में कह सकते हैं कि साहब अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है राजस्थान में, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बीएसएफ द्वारा एक अभियान चलाया जाता है जिसका नाम है ऑपरेशन शरद हवा। ये चलाया जाता है, ऑपरेशन शरद हवा चलाया जाता है। क्लियर है?
इसके अलावा बात करें अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11वीं सदी के भक्ति संत रामानुजाचार्य की विशाल प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ इक्विलिटी का अनावरण कहां किया है? फटाफट बताइए, चार ऑप्शन आपके सामने, देखते हैं कितने जल्दी आप इसका जवाब दे पाते हैं। देखते हैं कितने जल्दी। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, ये राइट आंसर होगा हैदराबाद तेलंगाना। क्या होगा इसका? हैदराबाद तेलंगाना। इसमें कहां? तो मुचिंतल एक जगह है, मुचिंतल ये जगह है, और यहां पे 216 फीट ऊंची प्रतिमा, 216 फीट ऊंची प्रतिमा, 216 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किसके द्वारा? भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। और आपको बता दूं कि ये पंच धातु से, ये किससे बनी है? तो ये पंच धातु से बनी है। किससे बनी है? पंच धातु से बनी है, पंच धातु से बनी है ये प्रतिमा। और इसके अलावा अपन बात करें कि श्रीनगर जम्मू कश्मीर जो है, इसमें अमित शाह, केंद्रीय मंत्री अमित शाह, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा स्टैच्यू ऑफ पीस, स्टैच्यू ऑफ पीस का अनावरण किया था। और स्टैच्यू ऑफ पीस भी किसकी है? तो संत रामानुजाचार्य की है। ओके, स्टैच्यू ऑफ पीस जो है ये भी संत रामानुजाचार्य की है, जो अमित शाह द्वारा किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि शस्त्र लाइसेंस के लिए स्मार्ट कार्ड पेश करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया? क्या केरल बना है, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर या दिल्ली? फटाफट जवाब दीजिए, देखते हैं कितने जल्दी जवाब दे पाते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? दिल्ली। आपको बता दूं कि यह दिल्ली पुलिस द्वारा चलाया गया अभियान था, दिल्ली पुलिस द्वारा चलाया गया अभियान था ये, दिल्ली पुलिस द्वारा। और दिल्ली पुलिस द्वारा ये अभियान जो चलाया गया है ये किसके लिए है? तो स्मार्ट कार्ड है। किसके लिए? शस्त्र लाइसेंस के लिए स्मार्ट कार्ड है। क्लियर है? और इसके साथ सशस्त्र अपन कह सकते हैं कि शस्त्र लाइसेंस ऐप जो है वो भी लॉन्च किया गया है। क्या किया गया है? शस्त्र लाइसेंस ऐप भी अपन कह सकते हैं, या शस्त्र मोबाइल ऐप जो है, इसके साथ शस्त्र मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया गया है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, सुनना ध्यान से। क्वेश्चन 20 कहता है कि निम्न में असुमेलित, बस ये लाइन ध्यान से पढ़ लेना, असुमेलित का चयन कर रहा है। पहला ऑप्शन है आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन जो है, क्या वो नागरिकों के आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता खोलने में मदद? मेरी पॉलिसी मेरे हाथ, यानी अपन कह सकते हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, PMFBY का मतलब होगा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के कार्यान्वयन के 7वें वर्ष में प्रवेश के अवसर पर है, या फिर हिल बाय इंडिया स्वास्थ्य क्षेत्र के भारत के शैक्षणिक संस्थानों को बेहतर बनाने के लिए है, या फिर नव भारत साक्षरता कार्यक्रम नाबार्ड द्वारा पर्यावरण अनुकूल खेती बाड़ी को प्रोत्साहित करने के लिए है। फटाफट जवाब दीजिए, चार ऑप्शन आपके सामने हैं, देखते हैं कितने जल्दी जवाब दे पाते हैं। तो देखिए असुमेलित की बात करें तो इसमें कौन सा है? डी जो है ये असुमेलित है। क्यों है? क्योंकि नव भारत साक्षरता कार्यक्रम जो है वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से संबंधित है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से संबंध रखता है। और अपन बात करें कि नाबार्ड द्वारा पर्यावरण अनुकूल खेती बाड़ी को प्रोत्साहित करने के लिए, ये संबंध किससे है? तो ये जीवा कार्यक्रम से है। किससे है? ये जीवा कार्यक्रम से है ये। तो इसका मतलब असुमेलित कौन सा हुआ? तो डी ऑप्शन इसमें असुमेलित होगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, सुनना ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने राजस्थान के एक एयरफोर्स स्टेशन को नागरिक हवाई अड्डा बनाने की मंजूरी दी है। आपको बताना है कि वो कौन सा है। क्या गिरल एयरफोर्स स्टेशन बाड़मेर है, या उत्तरलाई एयरफोर्स स्टेशन बाड़मेर है, या फिर फलोदी एयरफोर्स स्टेशन जोधपुर है, या फिर पोखरण एयरफोर्स स्टेशन जैसलमेर है? फटाफट जवाब दीजिए, देखते हैं कितने इसका सही जवाब दे पाते हैं। देखते हैं कितने लोग इसका सही जवाब दे पाते हैं। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इसका सही उत्तर क्या होगा, तो उत्तरलाई एयरफोर्स स्टेशन बाड़मेर। आपको बता दूं कि ये 8वां है। कौन सा है ये? 8वां एयरफोर्स स्टेशन है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि मनरेगा के लिए ई गवर्नेंस, ध्यान से सुनना, मनरेगा के लिए ई गवर्नेंस को बढ़ावा देने की दिशा में
एक कदम जो पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने में सहायक होगा, इसके लिए कौन सा एक ऐप लॉन्च किया गया है, यह आपको बताना है। तो फटाफट जवाब दीजिए। इंदिरा शक्ति ऐप होगा, लोकपाल ऐप, सिविजिल ऐप या फिर नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। देखिए कितने जल्दी जवाब दे पाते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा लोकपाल ऐप। यानी किससे संबंधित है ये मनरेगा में ई गवर्नेंस को बढ़ावा देने की दिशा के संबंध में है लोकपाल ऐप। इंदिरा शक्ति ऐप क्या है? तो इंदिरा शक्ति ऐप आपको बता दूं कि महिलाओं से छेड़खानी, दुष्कर्म या यौन प्रताड़ना जैसी शिकायतों पर क्या करेगा, ये सुरक्षा करेगा। ये राजस्थान सरकार द्वारा शुरू किया गया है। ये राजस्थान सरकार द्वारा 9 मार्च 2022 को ये शुरू किया गया है। और इसमें क्या कहा गया है कि महिलाओं के साथ किसी प्रकार की छेड़खानी, यौन प्रताड़ना या किसी प्रकार के अगर वो संकट में हैं तो वो क्या कर सकती हैं, अपने मोबाइल फोन के से कोई भी 4 डिजिट नंबर क्या कर सकती हैं, कोई भी 4 डिजिट के नंबर, कोई भी नंबर वो क्या कर सकते हैं, दबा सकती हैं और 4 सेकंड तक वॉल्यूम बटन को क्या करना है, प्रेस करके रखना है। तो उन 4 लोगों के पास इसकी सूचना विद लोकेशन चली जाएगी। क्लियर है? कोई भी 4 लोगों के पास वो सूचना चली जाएगी। ये इंदिरा शक्ति ऐप में है। सिविजिल ऐप में आपको बता दूं कि 15वीं विधानसभा चुनाव 2018 में राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग द्वारा सिविजिल ऐप लॉन्च किया गया था, जिसमें अगर चुनाव के प्रचार के दौरान कोई भी मंत्री, विधायक या कोई प्रत्याशी अगर क्या करता है, जनता को किसी प्रकार का प्रलोभन देता है, तो उसकी शिकायत सिविजिल ऐप पर अगर वो कर देते हैं तो 100 मिनट में उसकी समस्या का क्या हो जाएगा, समाधान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, सुनना ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि राजस्थान के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा 2 वर्ष तक के बच्चों को 9 तरह की बीमारियों से बचाने के लिए कौन से टीकाकरण अभियान का क्या किया गया है, शुभारंभ किया गया है। तो बताइए, सघन मिशन इंद्रधनुष 4.0, सुजलाम 2.0 अभियान या ई वेस्ट संग्रहण अभियान, नन ऑफ दीज। तो क्या होगा इसका राइट आंसर, सघन मिशन इंद्रधनुष 4.0। ये 9 बीमारियों से बचाएगा, 9 बीमारियों से बचाने के लिए चलाया गया अभियान है। 9 बीमारियों में हम बात करें तो अपन कह सकते हैं सब पीलिया है, हेपेटाइटिस बी है, ऐसी अपना BCG है। इसके अलावा अपन बात करें कि MR है। इसके अलावा अपन और बात करें कि और बीमारियों में बात करें तो पेंटावेलेट है, RVV है। इसके अलावा अपन बात करें PCV है। तो ये 9 प्रकार की बीमारियों से क्या करेगा, इसमें योजना के तहत अपन कह सकते हैं, अभियान के तहत ये इन बीमारियों को कवर किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कि भारत के बाहर नगद लेन देन के डिजिटलीकरण को बढ़ावा देने के लिए UPI को लागू करने वाला वो पहला देश, यानी भारतीय UPI को लागू करने वाला, भारत के अलावा भारतीय UPI को लागू करने वाला इन 4 में से वो पहला देश कौन सा है? क्या नेपाल, क्या भूटान, क्या चीन या फिर क्या श्रीलंका होगा? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा नेपाल है, जिसने क्या किया है, भारतीय UPI को इस्तेमाल किया है। नेपाल ने क्या किया है, भारतीय UPI को इस्तेमाल किया है। और ऐसा करने वाला नेपाल पहला देश बना है, प्रथम देश बना है जिसने भारतीय UPI को क्या किया है, इस्तेमाल किया है। क्लियर है? इसके अलावा बात करें अपन अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन, तो सुनना ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने शिक्षा मंत्रालय और यूनिसेफ के साथ मिलकर औपचारिक शिक्षा कौशल प्रणाली की तरफ किशोरियों को वापस लाने के लिए किस अभियान का शुभारंभ किया है? तो इंदिरा शक्ति योजना, कन्या प्रवेश उत्सव, क्या परामर्श 2022 या आर्थिक सशक्तिकरण योजना? फटाफट जवाब दीजिए, देखते हैं कितने लोग इसका जवाब दे पाते हैं। तो इसका राइट आंसर जो क्या होगा वो क्या है, तो सुनिए ध्यान से, कन्या प्रवेश उत्सव है। एक्चुअली में कन्या प्रवेश उत्सव का पर्पज क्या है? तो आपको बता दूं कि किसी कारणवश स्कूल की पढ़ाई छोड़ चुकी देश भर की 11 से 14 वर्ष की बालिकाओं की औपचारिक शिक्षा में वापसी के पर्पज से ये लाया गया है। यानी किसी कारणवश अपन कह सकते हैं 11 से 14 वर्ष की बच्ची, और ये पूरे देश में चलाया गया है। ये अभियान पूरे देश में चलाया गया है। आपको बता दूं कन्या प्रवेश उत्सव है वो पूरे देश में चलाया गया है। और इसमें स्कूली शिक्षा से क्या हो गई हैं, स्कूली शिक्षा से वंचित जो बच्चियां हुई हैं उन बच्चियों के लिए औपचारिक शिक्षा के प्रबंध के माध्यम से ये कन्या प्रवेश उत्सव क्या किया गया है, एक अभियान शुरू किया गया है। ओके, इसके अलावा बात करते हैं अपन
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO जो है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो है, इसका नया महानिदेशक कौन चुना गया है। यानी ILO की बात कर रहे हैं अपन, इंटरनेशनल और लेबर ऑर्गेनाइजेशन। 4 ऑप्शन आपके सामने, देखते हैं कितने लोग जवाब दे पाते हैं। 4 ऑप्शन देख लीजिए और फटाफट जवाब दीजिए। पहले तो आपको बता दूं कि ILO जो है, इसकी स्थापना 11 अप्रैल 1919 को हुई है और इसके अलावा इसका जो हेड ऑफिस है वो कहाँ है, तो वो जिनेवा में है। और जिनेवा कहाँ है, तो स्विट्जरलैंड में है। जिनेवा कहाँ है, तो स्विट्जरलैंड में है। क्लियर है? यस। तो क्या यून सुक योल है? नहीं, ये तो नहीं हो सकते क्योंकि ये तो दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति हैं। ये तो दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति हैं। ओके दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा, तो गिलफर्ड एफ होगम्बो है। एक्चुअली मैं आपको बता दूं कि ये टोगो के पूर्व पीएम है। ये टोगो के पूर्व पीएम हैं, ये पूर्व प्रधानमंत्री हैं टोगो के। और ये ILO के महानिदेशक कब बनेंगे, तो 1 अक्टूबर 2022 को बनेंगे। 1 अक्टूबर 2022 को ये बनेंगे और ILO के महानिदेशक के तौर पे 11वें नंबर के महानिदेशक होंगे। ये इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के 11वें नंबर के महानिदेशक होंगे। एंटोनियो कोस्टा कौन है, तो ये पुर्तगाल के पीएम। ये क्या हैं, तो आपके जानकारी के लिए बता दूं कि ये पुर्तगाल के पीएम हैं और ये भारतीय मूल के हैं। एंटोनियो कोस्टा ये भारतीय मूल के हैं। कहाँ के हैं, ये भारतीय मूल के हैं ये। और इसके साथ साथ जेंस स्टोल्टेनबर्ग जो हैं, ये नाटो के महासचिव हैं। ये क्या हैं, नाटो के महासचिव हैं। ओके। और इसके अलावा ये 1 अक्टूबर 2022 से क्या हो जाएंगे, तो ये नॉर्वे के केंद्रीय बैंक के गवर्नर बन जाएंगे। नॉर्वे के केंद्रीय बैंक के गवर्नर होंगे ये। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सुनना ध्यान से। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के तहत कर्मचारियों को पेंशन फंड में योगदान देने हेतु शुरू किया गया प्रोग्राम कौन सा है, यह आपको बताना है। तो डोनेट ए पेंशन, डोनेट ए सैलरी, डोनेट ए फंड, या इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा है, तो इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों वो देखना कौन सा है, डोनेट ए पेंशन होगा। इसका क्या होगा, डोनेट ए पेंशन, जो केंद्रीय श्रम व रोजगार मंत्रालय द्वारा, किसके द्वारा, श्रम व रोजगार मंत्रालय द्वारा, केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। रोजगार मंत्रालय द्वारा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, सुनना ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है कि विदेश में रह रहे भारतीयों को प्रशिक्षित करने हेतु केंद्र सरकार द्वारा शुरुआत की गई कौशल विकास परियोजना कौन सी है। यानी क्या बताना है इसमें आपको कि एक्चुअली में ये योजना जो है, इसमें आपको ये बताना है कि प्रशिक्षित करने हेतु केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई कौशल विकास परियोजना। 4 ऑप्शन में, क्या तेजस है, क्या परामर्श 2022 है, क्या निपुण है, या अटल मिशन है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तेजस है। देखिए तेजस जो है, इस योजना का प्रमुख उद्देश्य क्या है, तो भारतीयों को कुशल बनाकर प्रमाण पत्र प्रदान करना और विदेश में रोजगार देना। यानी इस योजना में भारतीयों को कुशल बनाकर प्रमाण पत्र देना व विदेश में रोजगार देना, ये इसका मेन पर्पज है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ राजस्थान परियोजना का शिलान्यास कहां किया गया है। क्या अजमेर में किया गया है, जयपुर में किया गया है, बीकानेर में किया गया है, पाली में किया गया है। फटाफट जवाब दीजिए, देखते हैं कितने स्टूडेंट्स का जवाब दे पाते हैं। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कहां किया गया है, तो जयपुर में किया गया है। और सीएम अशोक गहलोत व नेता प्रतिपक्ष द्वारा किया गया है। और नेता प्रतिपक्ष बताने की जरूरत नहीं है कौन है, तो गुलाब चंद कटारिया है। कौन है, गुलाब चंद कटारिया द्वारा किया गया है ये। और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ क्लब और राजस्थान का शिलान्यास किया गया है, इनके द्वारा किया गया है। और इसके अलावा राजस्थान आवासन मंडल और कहां, तो विधायक नगर। और विधायक नगर कौन सा, तो पूर्व का। इसमें इसका क्या किया जाएगा, ये
बनाया जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट करते हैं, अगला क्वेश्चन कौन सा है तो सुनना ध्यान से कि हाल ही में रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य को टाइगर रिजर्व बनाए जाने की मंजूरी मिली है। यह देश का कौन सा टाइगर रिजर्व बनेगा? तो बताना है क्या 50वां, 51वां, 52वां या 53वां। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये कौन सा बनेगा तो 52वां बनेगा। ठीक है, आपको बता दूं कि ये देश का तो 52वां होगा, ये तो किसका है? देश का। लेकिन अगर पूछे कि साहब राज्य का कौन सा होगा तो ये राज्य का चौथा होगा। राज्य का क्या होगा? चौथा होगा। और रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य जो है ये क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए, दृष्टि से प्रदेश का दूसरा है। प्रदेश का कौन सा है? ये दूसरा है। राजस्थान का ये क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा है। ओके, बड़ा है, दूसरा बड़ा है। फिर बात करते हैं 31 नंबर का क्वेश्चन है, जल प्रबंधन और नीति केंद्र एक्वा मैप का उद्घाटन किस संस्थान द्वारा किया गया? क्या MNIT जयपुर द्वारा, क्या IIT दिल्ली द्वारा, या IIT मद्रास द्वारा, या NIT कुरुक्षेत्र द्वारा? तो आपको बता दूं कि एक्चुअली में किसके द्वारा किया गया है, जवाब दीजिए। चलिए, तो IIT मद्रास द्वारा। किसके द्वारा शुरू किया गया है एक्वा मैप? तो IIT मद्रास द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, यूक्रेन में फंसे राजस्थान के विद्यार्थी व नागरिकों हेतु राज्य सरकार द्वारा कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? क्या ई-इंटीमेंट पोर्टल है, या डीजी साथी है, या सेवा पोर्टल है, या फिर नन ऑफ दीज है? तो इसका राइट आंसर देखते हैं कितने लोग जवाब दे पाते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा ई-इंटीमेंट पोर्टल। यानी क्या है ई-इंटीमेंट पोर्टल? इस पोर्टल के माध्यम से विद्यार्थी व अन्य नागरिक अपनी जानकारी राज्य सरकार को क्या करवा सकते हैं? इस पोर्टल से राजस्थान के निवासी अपनी जानकारी राज्य सरकार को दे सकते हैं। राज्य सरकार को दे सकते हैं, ये याद रखना। और डीजी साथी क्या है? तो डीजी साथी जो है ये आरबीआई की हेल्पलाइन है। ये आरबीआई की क्या है? एक हेल्पलाइन है जो 24 घंटे और 7 दिन लगातार चालू रहेगी। और ये किस तरह की है? तो ये एक चैट बॉक्स के माध्यम से अपन कह सकते हैं। किसके माध्यम से? या तो आप चैट बॉक्स के माध्यम से आरबीआई को अपनी सूचनाएं दे सकते हैं, या फिर अपन कह सकते हैं वेबसाइट के माध्यम से, या फिर वेबसाइट के माध्यम से क्या कर सकते हैं? अपनी शिकायतें यहां दर्ज करवा सकते हैं। फिर बात करते हैं, नेक्स्ट में चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 33 कहता है कि भारतीय रेलवे के प्रथम गतिशील कार्गो टर्मिनल का उद्घाटन, यानी ये याद रखना कार्गो टर्मिनल पूछ रहा है, तो प्रथम गतिशील कार्गो टर्मिनल का उद्घाटन कहां किया गया? क्या सिकंदराबाद मंडल में, क्या आसनसोल मंडल में, क्या हैदराबाद मंडल में, या फिर अपन बात करें कि इलाहाबाद मंडल में? तो कहां होगा? तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, सही उत्तर बताइए, देखते हैं कितने लोग जवाब दे पाते हैं। तो आसनसोल मंडल में। कहां होगा? आसनसोल मंडल। और आसनसोल मंडल कहां है? तो पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में है। और ये 10 मार्च 2022 को पूर्वी रेलवे, ये याद रखना, पूर्वी रेलवे। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, विश्व का पहला कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन शुल्क लगाया गया है। तो यानी क्या यूरोपीय संघ द्वारा लगाया गया है, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा लगाया गया है, संयुक्त अरब अमीरात द्वारा, यूनाइटेड किंगडम द्वारा? तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि किसके द्वारा लगाया गया है। देखते हैं कितने लोगों का ये सही हो पाता है। तो इसका राइट आंसर होगा यूरोपीय संघ द्वारा। एक्चुअली में इसका उद्देश्य क्या है? तो यूरोपीय उद्योग की रक्षा करना इसका उद्देश्य है। एक्चुअली में इस शुल्क का लगाने का उद्देश्य अपन बात करें कि साहब उद्देश्य क्या है, तो यूरोपीय अपन कह सकते हैं उद्योग की रक्षा, यूरोपीय उद्योग की रक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, सुनना ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 35 कहता है कि हाल ही में किस देश को यूरोपीय मानवाधिकार संगठन से निलंबित कर दिया गया है? यानी कौन सा देश है जिसे यूरोपीय मानवाधिकार संगठन से निलंबित किया गया हाल ही में? स्पेन, क्रोएशिया, लक्समबर्ग या रूस? तो किसको किया गया है बताने की मेरे हिसाब से इतना दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। रूस है। क्यों है? क्योंकि हाल ही में इसने यूक्रेन पे जो हमला किया था, किस पे किया था? यूक्रेन पे हमला करने पे, यूक्रेन पे आक्रमण से नाराज हुआ। यूक्रेन पर आक्रमण से नाराज होने की वजह से क्या किया गया है?
यूरोपीय मानवाधिकार संगठन द्वारा इसे क्या कर दिया, यूरोपीय परिषद ने यूरोपीय मानवाधिकार संगठन से इसकी सदस्यता को क्या कर दिया है, निलंबित कर दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अपना अगला क्वेश्चन क्या है तो सुनना ध्यान से। अगला क्वेश्चन जो अपना है, कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव की 5वीं राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार स्तरीय बैठक जो हुई है वो कहाँ आयोजित हुई है? क्या भारत में, क्या श्रीलंका में, क्या मालदीव में या मॉरिशस में? तो बताइए कहाँ हुई है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो क्या होगा, मालदीव होगा। कहाँ होगा, मालदीव। आपको बता दूं कि मालदीव में हुई है और ये बाकी जो हैं कौन कौन, भारत, श्रीलंका और मॉरिशस इसके क्या हैं, सदस्य हैं। आपको बता दूं कि ये इन बाकी के क्या हैं, टोटल इसमें 4 हैं। मालदीव में इस बार ये बैठक हुई है, उच्च स्तरीय बैठक हुई है और ये बाकी के सदस्य इसके क्या हैं, इसके सदस्य हैं। इसके साथ साथ एक इन्फॉर्मेशन मैं आपको और इसमें और बता देता हूं कि बांग्लादेश और सेशेल्स इसमें पर्यवेक्षक के रूप में क्या हुए हैं, बांग्लादेश और सेशेल्स, बांग्लादेश व सेशेल्स पर्यवेक्षक के रूप में क्या हुए हैं, शामिल हुए हैं। पर्यवेक्षक के रूप में क्या हुए हैं, शामिल हुए हैं। क्लियर है? तो आज के लिए दोस्तों इतना ही होगा और अपन नेक्स्ट टेस्ट में बहुत जल्दी मिलने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।